नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान में 3 नंबर या 2 नंबर से यह प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो उत्तर, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित मतलब होता है, नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो आप प्रश्न को समझ गए। यह प्रश्न आपको बिहार बोर्ड विज्ञान में जो है कि 3 नंबर या 2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो देखिए अच्छे से आप इसे समझिए। तो देखिए आप समझ गए कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित मतलब नीचे होता है, बातों पर, ऑप्शन टाइप का होता है, बातों पर निर्भर करता है। तो पहला नंबर लिख देंगे कि तार की लंबाई पर, दूसरा नंबर लिखेंगे तार की मोटाई पर, तीसरा नंबर लिखेंगे तार के ताप पर, और चौथा नंबर लिखेंगे क्या, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो समझ गए आप कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। उत्तर लिखिएगा। उत्तर में किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला नंबर तार की लंबाई पर, दूसरा नंबर तार की मोटाई पर, तीसरा नंबर चालक के ताप पर, चौथा नंबर चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो अब देखिए अगला, तो दूसरा प्रश्न है जो कि यह प्रश्न भी आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। प्रश्न, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। तो उत्तर में लिखिएगा, वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका भंडार सीमित है तथा पुनः उत्पादन संभव नहीं है उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। तो आप समझ गए दोस्तों कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। कोई 2 उदाहरण पूछा था, क्योंकि यह प्रश्न भी आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बताएंगे कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका भंडार सीमित रूप से है और उन्हें फिर से उत्पादन नहीं किया जा सकता है उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। देखिए रक्त का कार्य क्या होता है, अच्छे से समझिए। रक्त क्या करता है हमारे शरीर में। देखिए 1 नंबर, रक्त या खून पचे हुए भोजन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन का परिवहन शरीर के विभिन्न भागों में करता है। समझिए, यानी रक्त यानी खून जो हमारे शरीर में, जो हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद उसमें जो भी विटामिन, एनर्जी प्राप्त होता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि, हम लोग के शरीर में अंदर से बहुत सारे हार्मोन ग्रंथि स्रावित करता है, यानी कि स्रवता है। तो हार्मोन का परिवहन मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो परिवहन शरीर के विभिन्न सभी विभिन्न अंगों में क्या करता है, भागों में करता है, यानी कि परिवहन शरीर के विभिन्न भागों में करता है। तो रक्त का काम है कि सारा विटामिन को विभिन्न अंग तक पहुंचाना, यानी कि सभी अंग तक पहुंचाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अब 2 नंबर में क्या लिखिएगा, शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। तो पहला नंबर रक्त के कार्य में, पहला नंबर में क्या लिखे, रक्त या खून पचे हुए भोजन अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित का परिवहन शरीर के विभिन्न भागों में करता है, विभिन्न अंगों में करता है या भागों में करता है, बात एक ही है। और दूसरा नंबर लिखिएगा, शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। तो खून हमारे शरीर में क्या करता है, हमारा शरीर का तापमान क्या करता है, एक समान बनाए रखता है। और तीसरा नंबर देखिए, यह ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना एवं CO2 को निकालने में मदद करता है। तो तीसरा नंबर में क्या लिखिएगा कि रक्त जो है ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना एवं
CO2 को निकालने में मदद करता है। तो रक्त का देखिए कितना कार्य हो रहा है। अब देखिए चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर में है कि यह शरीर में विभिन्न क्रियाओं में बने उत्सर्ज पदार्थ को निकालने में मदद करता है। यानी कि हमारे शरीर में जो खाना खाएं उसका जो विटामिन जो रस स्रावित अंतःग्रंथि से हुआ उसे शरीर के विभिन्न अंग तक पहुंचाया रक्त। उसके बाद हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस को बहुत सारे कोशिका के अंदर ये, यानी कि समझिए एक ब्लड का जो खून होता है वह पूरे शरीर में एक चक्कर लगाने में 23 सेकंड लगाता है और उसी दौरान वह सब कुछ हमारे शरीर के अंदर पहुंचाता है, जैसे कि विटामिन हो गया, ऑक्सीजन यानी हवा हो गया, और मतलब जो हम लोग सांस निकालते हैं फिर जो छोड़ते हैं उसे भी वह मतलब CO2 को निकालने में भी मदद करता है। और यह क्या करता है, हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जो उत्सर्जित होता है जैसे पेशाब या बाथरूम जाना, ये सभी क्रियाओं को भी रक्त यानी कि खून का ही काम होता है। अगला देखिए 5वां नंबर, प्लेटलेटिक्स रक्त को बहने से बचाता है। ठीक है। तीसरा देखिए सबसे लास्ट 5वां नंबर को पढ़िए, कह रहा है रक्त जो है, रक्त में मौजूद WBC यानी कि WBC क्या होता है, श्वेत रक्त कण होता है, और RBC क्या होता है, लाल रक्त कण। RBC क्या होता है, लाल रक्त कण होता है। WBC क्या होता है, श्वेत रक्त कण होता है। तो देखिए रक्त में ही WBC यानी श्वेत रक्त शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग के शरीर में रक्त जो निकलता है, कौन सा रक्त निकलता है, उजला टाइप का रक्त निकलता है। अगर आपको कोई खोच लग जाए, कुछ भी हो जाए शरीर के, सबसे पहले उजला टाइप का रक्त निकलता है जिसे हम WBC कहते हैं। और वही हमारे शरीर में अन्य वायरस कीटाणु से जो भी आकर के हम लोग को, जैसे कि कोई कीड़ा काट लिया, कोई मच्छर काट लिया, तो वह सभी पहले वही रक्त लड़ता है, यानी कि वह हम लोग के शरीर का क्या है, कवच है। कौन, श्वेत रक्त कण। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आपको पूछ सकता है कि रक्त के कार्य को लिखें, यह 5 नंबर का प्रश्न पूछे जाएगा आपको। और हाँ दोस्तों, हमने औद्योगिकरण और ये क्या दांडी यात्रा, सत्याग्रह, यानी कि जितने भी 5 या 3 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे वीडियो को बना करके अपलोड कर दिए हैं, और आप जरूर देखें और कॉपी में उतारें, 2-3 बार 4 बार पढ़ें ताकि आपको याद रहे और मैट्रिक में अच्छे नंबर से आप पास हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धातु एवं अधातु में अंतर। दोस्तों बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में आपको 3 या 5 नंबर से पूछ सकते हैं कि धातु एवं अधातु में अंतर क्या है। यह आपको प्रश्न में पूछेगा धातु और अधातु में 5 अंतर लिखिए, जिसमें 3 भौतिकी और 2 रासायनिक गुण को लिखें। इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो धातु एवं अधातु में अंतर अच्छे से समझिए ताकि आपका 3 नंबर बिहार बोर्ड मैट्रिक में विज्ञान में आ सकता है। तो देखिए लिखना किस प्रकार है, धातु एवं अधातु का अंतर। ठीक है, इधर आपको धातु लिखना है, इधर अधातु लिखना है। तो आप अच्छे से समझिए। भौतिकी, देखिए भौतिकी में 3 देना है। और देखिए धातु जो है कि विद्युत और ताप का सुचालक होते हैं। पहला नंबर क्या लिखिएगा, धातु विद्युत और ताप के सुचालक होते हैं। और फिर उसी में अधातु जो होता है दोस्तों उसका उल्टा, तो उल्टा क्या लिखिएगा, विद्युत और ताप के कुचालक होते हैं। विद्युत और ताप के कुचालक होते हैं कौन, अधातु। और धातु क्या होते हैं, विद्युत और ताप के सुचालक होते हैं। अब दूसरा नंबर देखिए, धातु तन्य और आघातवर्धीय होता है। धातु को जब आप पीटिएगा तो वह लंबा हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता है, वो क्या होगा, तन्य होगा। लेकिन वो धातु को जब आप पीटिएगा हथौड़ा से वह टूट जाएगा, वह लंबा या बिखरेगा नहीं, टूट जाएगा। तो धातु क्या होता है, धातु तन्य होता है और वो धातु भांगर होता है। ठीक है, यानी कि वह भांग जाएगा। अब तीसरा देखिए, इसमें धात्विक चमक होती है, यानी कि धातु में क्या होता है, धात्विक चमक होती है। ठीक है, और वो धातु में क्या होता है, इनमें
चमक नहीं होती है, ओ धातु में चमक नहीं होती है। आगे देखिए, अब रासायनिक में है क्या, देखिए धातु जो है कि धातु में इलेक्ट्रॉन खोने की है प्रवृत्ति। धातु में क्या है, इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति है। और वो धातु में क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति है। यानी कि वो धातु इलेक्ट्रॉन पाता है और धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खोता है। अब 2 नंबर देखिए, धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भस्मीय होते हैं, ठीक है। और वो धातु क्या होता है, वो धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जस्ट उल्टा हो रहा है। अब देखिए आगे इसी में देखिए, यह जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, ये जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। यानी कि धातु जल में घुलकर क्या बनाते हैं, क्षारीय बनाते हैं। और वो धातु क्या करते हैं, जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। धातु क्षारीय बनाते हैं और वो धातु अम्ल बनाते हैं। अब देखिए, जैसे आप ले सकते हैं उदाहरण Na2O प्लस H2O, तो क्या बना रही है, 2NaOH बना रहा है। यानी कि क्या बना रहा है, तो ये क्या बना रहा है, धातु ऑक्साइड क्षार बना रहा है। अब देखिए CO2 प्लस H2O क्या बना रहा है, मिलके दोनों H2CO3, यानी वो धातु ऑक्साइड अम्ल बना रहा है। तो एक बार दोस्तों आप लीजिए, आप बढ़िया से अच्छे से कॉपी में उतार लीजिए और 2-3 बार पढ़ें ताकि आपको याद हो जाए। ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन हैं? दोस्तों यह प्रश्न कई साल पूछे गए हैं और यह प्रश्न जो है कि आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछे जाएंगे कि ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन है। तो देखिए आप इसे कॉपी में उतार लीजिए, यह अच्छे से इसे समझकर याद रखिए। तो देखिए कौन कौन है, तो उत्तर में लिखिएगा ग्राम पंचायत के प्रमुख 4 अंग हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख 4 अंग हैं, इनका नाम है, इस तरह से लिख देना है। अब 1 नंबर में लिख देंगे, 1 नंबर में लिखें क्या, ग्राम सभा। दूसरा नंबर में लिख दीजिए मुखिया। तीसरा नंबर में लिख दीजिए ग्राम रक्षा दल और चौथा नंबर लिख दीजिए ग्राम कचहरी। तो दोस्तों यह पंचायत के प्रमुख 4 अंग होते हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आप इसे याद कर लीजिए, 2 नंबर पक्का है। तो 4 अंग समझ गए कौन कौन होते हैं, 4 अंग, ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी। तो आइए समझते हैं। 15 जून 2005 को इस अधिनियम किया गया था, यानी कि 15 जून 2005 को इसे अधिनियम किया गया था और पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया। सूचना के अधिकार कानून को 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया। अब ये सूचना का अधिकार जो हम लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़ते हैं, सूचना अधिकार कब कानून लागू किया गया, तो आप इसके बारे में पूरी जानकारी से समझिए क्योंकि यह 5 नंबर का प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा। तो देखिए इसे समझने के लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। सूचना के अधिकार आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको, यानी समझिए सूचना के अधिकार के बारे में आप समझ रहे हैं। सूचना के अधिकार में आपको कोई भी प्रश्न पूछे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपको यह प्रश्न 3 नंबर या 5 नंबर से पूछा जा सकता है। तो देखिए उत्तर में क्या लिखना है, इसकी शुरुआत 1990 ईस्वी में राजस्थान से हुई। विभिन्न सरकारी कार्यों में मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी का सार्वजनिक करने की मांग की गई। सरकारी दस्तावेज को गोपनीय बताकर दिखाने से इनकार कर दिया गया जाता था।
यानी कि मजदूर सब जो सरकार के यहाँ काम करते थे और जो सरकारी दस्तावेज में जो लिखा होगा वह दिखाने से इनकार करते थे। दस्तावेज को कोई भी सरकारी फैक्ट्री या कोई भी कहीं भी काम करता होगा तो सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून मजदूर के लिए लिखा गया होगा उसे नहीं दिखाता था, उसी को ही दिखाने के लिए ये अधिकार कानून लाया गया। और सबसे पहले यह राजस्थान से शुरुआत हुआ था। अब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ है? राजस्थान से। अब देखिए आगे, फलतः दस्तावेज को सार्वजनिक मतलब होता है सबके सामने, सार्वजनिक करने के लिए आंदोलन प्रारंभ हो गया। इस आंदोलन को सूचना का अधिकार आंदोलन नाम दिया गया। अनंतर राजस्थान सरकार ने सन 2000 ईस्वी में सूचना का अधिकार संबंधी कानून बनाया गया। 2005 में केंद्र सरकार ने भी सूचना का अधिकार कानून पारित किया गया। तो आप इसे अब अच्छे से कॉपी में उतार लीजिए और 2-3 बार पढ़ें ताकि आपका मैट्रिक में 5 या 3 नंबर नहीं छूटे।